गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम भारत में वनस्पतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? ठीक, आप लोगों ने बहुत अच्छा मंत्र का जाप किया है। आप दोनों मैथ्स पढ़ने आते हो? मतलब डेली आते हो आप लोग? कल नहीं दिखे थे आप लोग? कल नहीं आए थे? कल क्लास में क्या हुआ था बताया इन्होंने? अच्छा ठीक है, जीवन भर आधा मतलब अभी 20-22 साल तक आधा घंटा लगा के हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है, कौन से क्लास में हो आप लोग अभी? आप दोनों 6 में? भाई हो क्या दोनों? अच्छा, कजिन। ठीक, सीखिए आप लोग, कुछ सीखिए। कक्षा 6वीं से तैयारी शुरू हो चुकी है और कुछ लोग अभी भी 20-22-25 के होने वाले होंगे, पर पता नहीं है क्या करना है करके। अच्छा, आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? 6वीं में हो आप लोग अभी? क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मस्त क्वेश्चन है, किसी के पास जवाब नहीं होता है। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? आराम से क्या बनना है बड़े होके? आप भी डॉक्टर बनोगे? ठीक, आप लोग क्या बनोगे? जो पोस्ट आ जाए वो बन जाएंगे। सरकार चाहे तो हमको पटवारी बना ले, चाहे तो हॉस्टल वार्डन बना ले, चाहे तो पर्यवेक्षक बना ले, कुछ ही बना ले। चलिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे भारत में वनस्पतियों के बारे में, और वनस्पतियों के बारे में हमने 5 प्रकार के वन डिस्कस किए थे। वहीं पे मैंने आपको कहा था कि कृषि वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे मिसलिनियस टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा यहाँ पे मिलेगा आपको, पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा राष्ट्रीय उद्यान। आज की क्लास में हम जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया और आपका टाइगर रिजर्व हो गया, इन सभी को जब भी आप एग्जाम देने वाले होंगे, कोई भी एग्जाम देने वाले होंगे, उससे पहले एक बार वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें डेटा बहुत अपडेट होते रहता है। ठीक है, हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा या घट जाएगा, इसलिए जब भी कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनको आपको एग्जाम के पहले अपडेट करना पड़ेगा, एक बार क्रॉस चेक करके फिर एग्जाम में बैठेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। किसी भी जगह को, जैसे कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, एक टाइगर रिजर्व पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके अलावा आपका बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ने वाले हैं और एक नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी भी जगह को विशेष दर्जा देने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या होता है? वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है या किसी विशेष पर्पज से, मान लो टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या उद्देश्य है? वहाँ पे टाइगर का संरक्षण करना। जैसे
हाथी संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, हाथी उद्यान बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे हाथियों का संरक्षण करना, ऐसे बहुत सारे जीवों के लिए विशेष रूप से वहाँ पे, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, कोई बर्ड सेंचुरी हो गया, तो किसी प्राणी विशेष के लिए भी विशेष संरक्षण क्षेत्र घोषित किया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, ऐसा ही एक जगह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, नेशनल पार्क। यहाँ पे किसी विशेष जीव या जंतु के लिए नहीं, बल्कि वहाँ की पूरी जैव विविधता, पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण देने के लिए सरकार का प्रयास होगा। ठीक है, तो इनके लिए क्या होता है, सरकार के द्वारा जहाँ पे देखा जाए कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में जैव विविधता बहुत ज़्यादा है और उसको संरक्षण करना अनिवार्य है, अन्यथा क्या होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज के कारण लोग धीरे धीरे उसमें इंक्रोच करना शुरू करेंगे, मतलब वहाँ का थोड़ा थोड़ा एरिया कैप्चर करना शुरू करेंगे और एक समय बाद वहाँ पे पूरी जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स रह रहे हैं उनकी बात अलग है, वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा चुके हैं, वो प्रकृति से या वनों से सिर्फ उतना लेते हैं जितना उनकी ज़रूरत है। ठीक है, उतना समय के साथ ही धीरे धीरे वहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो अपने आप हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। पर जब बात करें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाने लगा दिए गए, तो एक बहुत बड़ा एरिया एक साथ वहाँ पे डैमेज हो जाएगा, वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाता है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि देश में कुछ स्थान ऐसे रहें जहाँ पे भले डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो, पर वहाँ पे जो जैव विविधता है, क्योंकि देश के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से आपको पूरे विश्व में एक अलग पहचान भी मिलती है। और दूसरी चीज़, जीने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी वनों से ही मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे सरकार क्या चाहती है कि कुछ विशेष स्थान है जिनको कि जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जा सके, मना किया जा सके या लिमिट किया जा सके, जितना कम से कम हो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन या लोगों का आवागमन होता रहे। ठीक है, ऐसे एम को लेकर के, ऐसे उद्देश्य को लेकर के सरकार क्या चाहती है कि कुछ जगह को राष्ट्रीय उद्यान बना दें, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व बना दें, ऐसे अलग अलग तरीके से उनको कंजर्व करने का प्रयास करती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा होगा। ठीक है, वो वही चीज़ है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आपके लिए जो काम का चीज़ है वो ये लिस्ट है। ठीक, अब आप जब मैंने आपको बताया कि आप नेशनल पार्क हेडिंग डाल दीजिएगा, वहीं पे सबसे पहला पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा कि कभी भी आपको क्रॉस चेक करना हो इन सारे डेटा को, तो कहाँ से करेंगे, कोई ऐसा एक ऑथेंटिक साइट, कोई ऑथेंटिक जगह होना चाहिए जहाँ पे आपको अपडेटेड चीज़ें मिल सकें, या कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसको लेकर के आप क्लेम कर सकें। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए गवर्नमेंट सोर्सेज भी होने चाहिए। ऐसा ही एक वेबसाइट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ENVIS, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ENVIS, ये गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लगभग हर तरीके के इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जैसे आपके टाइगर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, सभी के अपडेटेड लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, ENVIS, ENVIS, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे इस वेबसाइट में गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा डेटा अपडेट किया जाएगा। जब भी कोई नया नेशनल पार्क बन गया तो सबसे पहले उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम अपने काम की चीज़ें नोट कर लेंगे और इसको नोट करने का स्ट्रक्चर ऐसा ही रखिएगा। जो चीज़ें आज की क्लास में हम नोट करने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही रखिएगा। पहले राज्य का या यूनियन टेरिटरी का नाम और उससे संबंधित जितने भी नेशनल पार्क हैं या टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको बस एक लाइन में बस इसका सिंपल सा छोटा छोटा नाम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेट वाइज नोट करेंगे, उसके बाद में जो 2-3 यूनियन टेरिटरी है उनको नोट करेंगे। सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं आपके, एक है पापीकोंडा, फिर राजीव गांधी और वेंकटेश्वरा। बस कॉमा कर करके उसको नोट करते चलना। ठीक है, पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वरा। ब्रैकेट में जो नाम दिए गए हैं इनको भी नोट कर लीजिएगा। कभी कभी हो सकता है आपको सेकंड वाला नाम पूछ ले या उसके जो अन्य नाम है उससे भी प्रश्न पूछ ले। राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क, पापीकोंडा कॉमा राजीव गांधी ब्रैकेट में रामेश्वरम कॉमा वेंकटेश्वरा। ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा, राजीव गांधी या रामेश्वरम और वेंकटेश्वरा। उसके बाद में आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग, नामदफा और मॉलिंग और नामदफा।
इसमें से नाम दफ़ा को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको साथ में अंडरलाइन करते चलना। नाम दफ़ा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग और नाम दफ़ा। फिर असम, असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और रेमोना, इसमें से जितने हाईलाइटेड हैं ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। काजीरंगा, मानस, ओरांग, काजीरंगा, मानस, ओरांग। उसके बाद में ये जो है दिहांग पटकई, ये हाथियों के लिए बड़ा फेमस है, इसको नोट करेंगे। और ये अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही ये अपडेट हुआ था, यहाँ पे इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। दिहांग पटकई, दिहांग पटकई, ठीक है। इसको भी हाईलाइट करके नोट करेंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बहुत इंपॉर्टेंट है असम में। इसके बाद में बिहार, बिहार में है वाल्मीकि, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, असम में काजीरंगा, मानस, ओरांग और दिहांग पटकई, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में वाल्मीकि। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वैसे आपको याद होंगे, गुरु घासीदास, इंद्रावती, इंद्रावती को कुटरू नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, और कांगेर वैली। कांगेर वैली विश्व का सबसे पहला क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व, एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर वैली। वर्तमान में क्या स्थिति है? हटा दिया गया है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं अभी? 15, 16, 17, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेशनल पार्क कितने हैं अभी टोटल? 104 से अपडेट हो गया ना, 106 हो गया है। इसमें पूरा लिस्ट में आपको मिल जाएगा, 106 हो जाएगा। लास्ट में कुछ पॉइंट्स आप नोट करके ऐड कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती जिसको कुटरू के नाम से भी जानते हैं, और कांगेर वैली नेशनल पार्क। गोवा में मोलेम, गोवा में एक ही है मोलेम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात में आएंगे, गुजरात में है वंसदा, ब्लैक बक और गिर। इसके अलावा मरीन, इसमें से ब्लैक बक और गिर नेशनल पार्क, इसको अंडरलाइन करके रखेंगे। ब्लैक बक, ब्लैक बक काला हिरण, या जिसके शिकार की वजह से एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता फंसे हुए हैं। ब्लैक बक ये पूरे आपके गुजरात, राजस्थान वाले एरिया में पाए जाते हैं। वंसदा, ब्लैक बक, गिर और मरीन नेशनल पार्क, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ब्लैक बक और गिर को ज़्यादा पूछता है। गिर तो हमेशा आपको याद रहता है वहाँ पे लॉयन की वजह से, गिर के जो शेर हैं वो बड़े फेमस हैं। ब्लैक बक एक्स्ट्रा याद रखेंगे हमेशा इसको गुजरात के लिए। उसके बाद में है हरियाणा, हरियाणा में है कालेसर और सुल्तानपुर, इसमें से सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में 2 हैं, कालेसर कौमा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर को अंडरलाइन करके रखेंगे। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, इंद्र किला, खैरगंगा, पिन वैली और सिंबल बारा। इसमें से आपका एक इंपॉर्टेंट था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी को छोड़ दीजिएगा, लास्ट में ऐड करेंगे इसको।
इसमें से ग्रेट हिमालयन इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जब भी इसमें ऑप्शन देगा, मान लो पूछा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आपको ऐसे राज्य ही देगा जहां से हिमालय की श्रेणियां गुजरती हैं, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ऐसे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर छोड़ देंगे, नेक्स्ट आएंगे झारखंड। झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर। बांदीपुर के बारे में मैंने कल चर्चा किया था, बांदीपुर अलग है, चांदीपुर अलग है। चांदीपुर कहाँ पे है, बांदीपुर कर्नाटक। उसके बाद में बन्नेरघट्टा, उसके बाद में कुद्रेमुख। कुद्रेमुख किस चीज़ का नाम था, हमने पर्वतों वाले टॉपिक में पढ़ा था, पश्चिमी घाट में कौन सा था, कुद्रेमुख पर्वत। क्यों फेमस था, कोई नदी निकलती है क्या यहाँ से, कुद्रेमुख। उसके बाद में नागरहोल, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर, कुद्रेमुख और नागरहोल। नागरहोल राजीव गांधी किस नेशनल पार्क का नाम है, नागरहोल नेशनल पार्क को ही राजीव गांधी भी कहा जाता है। गांधी फैमिली में जितने कई सारे लोगों के नाम से यहाँ पे अलग अलग नेशनल पार्क मिलेंगे, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते टाइम ध्यान रखिएगा, नोट करते टाइम ब्रैकेट में इसको नोट करके जरूर रखिएगा। नागरहोल राजीव गांधी, बांदीपुर, कुद्रेमुख और नागरहोल, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। नेक्स्ट है केरल में। केरल में है अन्नामुडी। ये जो फॉरेस्ट है इनको कई बार शोला फॉरेस्ट भी कहा जाते हैं। केरल के जो फॉरेस्ट हैं इसको शोला फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे आप सिर्फ नोट कर लीजिएगा अन्नामुडी। उसके बाद में है इराविकुलम, उसके बाद में माथिकेट्टन, उसके बाद में पंबदुम, पेरियार और साइलेंट वैली। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली के बारे में हमने पढ़ा है क्या, इराविकुलम इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखेंगे। और इसके अलावा पेरियार कहाँ की नदी है, केरल की दो नदियां कौन कौन सी है, पेरियार और भरतपुरजा। इसमें से ये दो तीन नाम है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करेंगे। साइलेंट वैली के बारे में पीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको नोट करके रखेंगे। ठीक, बस एक लाइन में कॉमा कर करके ही नोट करते चले जाएंगे, बाकी ये डेट और उसका एरिया वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट तक आपको इनके नाम और राज्य याद रह जाएंगे, बड़ी बात है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो मैंने आपको वेबसाइट बताया एनविस एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पे अब ये लेटेस्ट डेटा ऐड हो गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहले 10 हुआ करते थे, अब 11 हैं। पहले इन 10 को नोट कर लेंगे, 11वें को भी अंडरलाइन करके नोट करेंगे। बांधवगढ़ डायनासोर फॉसिल पार्क, उसके बाद फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और 11वां है कूनो। 11वां है कूनो। इसमें से पेंच, कान्हा और कूनो, इसको अंडरलाइन करके रखेंगे। पेंच, कान्हा, कूनो। पेंच, कान्हा, कूनो, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके नोट करके रखेंगे। पीछे तक सभी को विजिबल है क्या?
मध्य प्रदेश में 11 हो चुके हैं। 11वां कौन सा है? कूनो नेशनल पार्क। हो गया? हो गया सभी का? हो गया? मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चंदोली, उसके बाद में गुगामल, नावेगांव, पेंच। ये जो पेंच नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, ये दोनों महाराष्ट्र और आपके मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। पेंच आपने अभी पढ़ा, मध्य प्रदेश में भी पढ़ा और ये महाराष्ट्र में भी है, दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। दोनों का एरिया डिवाइडेड हो गया है अलग अलग राज्यों में। यहाँ पे इसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में है संजय गांधी नेशनल पार्क। इसमें से पेंच के बारे में याद रखिएगा, दोनों राज्यों में है, महाराष्ट्र में भी और आपके मध्य प्रदेश में भी। वैसा ही एक नेशनल पार्क है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में डिवाइड हो जाता है। ऊपर, सबसे ऊपर चलेंगे तो कौन सा पहला जिला है? कोरिया या कोरबा? छत्तीसगढ़ के मैप में सबसे ऊपर नॉर्थ में सबसे वेस्ट की तरफ मनेंद्रगढ़। कोरिया से अलग हो गया है महेंद्रगढ़। वहाँ पे जब आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वो वाला बॉर्डर देखोगे तो दोनों के बीच में जो एरिया है एक नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और हाल ही में इसको शायद टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। ठीक है, गुरु घासीदास। चलिए, महाराष्ट्र के बाद में मणिपुर, ये नाम हमने पढ़ा था, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसको फ्लोटिंग पार्क भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम है, इसको नोट करिएगा। ये जो सेकंड है वो बाद में ऐड हुआ है, शिरोई नेशनल पार्क। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सेकंड है शिरोई नेशनल पार्क। यहीं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, जो कि फ्लोटिंग पार्क हमने पढ़ा था, एक डियर मिलता है, एक हिरण है जिसको कि डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संगई करके एक यहाँ पे हिरण है जिसको कि डांसिंग डियर कहते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि वहाँ का सरफेस बहुत स्पॉन्जी है। वो हिरण जब वहाँ पे खड़ा होता है तो अपना बैलेंस बनाने के लिए मूव करता रहता है, और इसी वजह से वो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहा है। उसको डांसिंग डियर की संज्ञा दे दी गई वहाँ पे। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में कल हमने जब एमसीक्यू डिस्कस किया था तो ये नाम पढ़ा था, नोकरेक। मेघालय में बल्पाक्रम और नोकरेक, ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसमें से नोकरेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोकरेक याद रखेंगे, मेघालय में स्थित है। उसके बाद में मिजोरम में मुरलेन, और इसको याद रखेंगे, ये शेंगफुई नहीं है, ये फेंगपुई है। फेंगपुई, ये नाम हमने कब पढ़ा था? जब हम बात कर रहे थे हिमालयन रेंजेस के बारे में, और वहीं पे हमने बात किया था ब्लू माउंटेन्स या फेंगपुई नाम से एक पर्वत श्रेणी है जो कि मिजोरम में स्थित है। ठीक है, इसके नाम से नेशनल पार्क भी है।
मुरलिन और फेंगपुई ये दोनों मिजोरम में स्थित है। उसके बाद में नागालैंड, नागालैंड में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटंकी नेशनल पार्क ये जो है नागालैंड में स्थित है। उड़ीसा, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, भीतरकनिका और सिमलीपाल, भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका अपने नेचुरल क्या कह सकते हो कि उसकी सिचुएशन की वजह से फेमस है। भीतरकनिका में टर्टल वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। टर्टल यहाँ पे जो कछुए होते हैं वो काफ़ी अंडे देते हैं इस क्षेत्र में। ये समुद्र से लगा हुआ एरिया है, ठीक है, इसी वजह से फेमस है भीतरकनिका नेशनल पार्क। उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल दोनों को अंडरलाइन करके रखेंगे, दोनों से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट राजस्थान में, राजस्थान में सबसे पहले है डेजर्ट नेशनल पार्क, उसके बाद में केवलादेव, उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स, उसके बाद में रणथंभौर और सरिस्का। इसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा, राजस्थान को ही अंडरलाइन करके रखेंगे। इसमें जो भी नाम दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं और सभी नाम पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद में सिक्किम, सिक्किम में भी आपने एक पर्वत श्रेणी, पर्वत का नाम पढ़ा हुआ है हिमालयन श्रेणी में, कंचनजंगा। स्पेलिंग को ध्यान मत दीजिएगा, हिंदी में नोट कर रहे हैं तो हिंदी वर्जन ही नोट कर लीजिए, कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम। नेक्स्ट तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक है ग्विंडी, उसके बाद में है यहाँ पे मन्नार, उसके बाद में है इंदिरा गांधी, उसके अलावा मुडुमलई और मुकुर्थी नेशनल पार्क। इसमें से मुडुमलई इंपॉर्टेंट है, मन्नार इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को ही अंडरलाइन करके रखिएगा, मुडुमलई नेशनल पार्क और मन्नार या मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो समुद्री जीव हैं उनका संरक्षण पे उनके संरक्षण पे वहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है। जो समुद्री जीव हैं, मछलियाँ हो गए, इसके अलावा टर्टल हो गए, इन सभी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसके अलावा एक फेमस जीव यहाँ पे है जिसकी वजह से ये इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, उसको समुद्री गाय कहते हैं। एक फेमस उसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो समुद्र के अंदर जो कह सकते हो कि समुद्री घास जो होती है उसको खाता है, इसी वजह से उसको समुद्री गाय की संज्ञा दी गई है। ठीक, तमिलनाडु में ये 4-5 नाम है, उसमें से गल्फ ऑफ मन्नार, इसके अलावा मुदुमलई, ये दोनों को अंडरलाइन करके रखिएगा। नेक्स्ट तेलंगाना में, तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंदम ये नेशनल पार्क है। उसके बाद में महावीर, इसके अलावा मुरुगावानी, इसमें से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप कर देंगे, सिर्फ नाम नोट कर लीजिएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा में बाइसन, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा में बाइसन नेशनल पार्क। इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, इसके अलावा बाइसन नेशनल पार्क। बाइसन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, या कहीं कहीं पे ये दुधावा नेशनल पार्क के नाम से मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट कुछ ऐसे नाम हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हो या पहले ही किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न दिखा होगा। जिम कॉर्बेट किस राज्य में है और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इसको याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स पूछा जा चुका है, जिम कॉर्बेट कई बार रिपीट होता है, राजाजी भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से नोट करिएगा। उत्तराखंड में ये जो 6 हैं इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी नेशनल पार्क।
उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। ठीक है, राज्य का नाम और बस एक लाइन में कॉमा करके इसको नोट करते चलेंगे। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, कॉमा गोविंद, कॉमा नंदा देवी, कॉमा राजा जी, कॉमा वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी। ठीक, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले है बुक्सा, उसके बाद में है गोरुमारा, उसके बाद में है जल्दापारा, उसके बाद नेओरा नेशनल पार्क, इसके बाद में सिंगलीला, उसके बाद में सुंदरबन। इसमें से जल्दापारा, सुंदरबन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जल्दापारा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापारा और सुंदरबन। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा और सुंदरबन। नाम सभी नोट कर लीजिएगा, सिर्फ इनको, इन दोनों को अंडरलाइन करके रखिएगा, जल्दापारा और सुंदरबन को। ठीक, पश्चिम बंगाल में बुक्सा, कौमा, गोरुमारा, उसके बाद में कौमा जल्दापारा, कौमा नेओरा, फिर सिंगलीला और कौमा करके फिर सुंदरबन। ठीक, ये तो हो गए सभी राज्यों के। उसी के नीचे यूनियन टेरिटरी के भी नोट कर लीजिएगा। यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले है आपका अंडमान निकोबार। सबसे पहले है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में पहले 9 थे, कुछ हटे हैं, कुछ जुड़े हैं, किसी किसी राज्य में कुछ जुड़े हैं। इन सभी को मिला के नंबर तो बिल्कुल 106 है, पर ध्यान रखिएगा किसी किसी राज्य में या यूनियन टेरिटरी में कुछ को हटाया भी गया है। ठीक है, इसमें अब प्रेजेंट जो नंबर है वो कितना है अंडमान निकोबार में, टोटल 6, और इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। कैम्पबेल, उसके बाद में गालाथिया, उसके बाद में महात्मा गांधी, उसके बाद माउंट हैरियट, उसके बाद में रानी झांसी और सैडल पीक। रानी झांसी और सैडल पीक, ये दोनों को अंडरलाइन करके रखिएगा। रानी झांसी और सैडल पीक। रानी झांसी और सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार में किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निकोबार में कुछ द्वीपों की श्रृंखला है। मिडिल अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, फिर लिटिल अंडमान, ये 4 नाम हमने पढ़े थे। कौन से अंडमान में स्थित है सैडल पीक? इसके अलावा सैडल पीक के अलावा हमने 2 वॉल्केनो के नाम भी पढ़े थे। कौन कौन से वॉल्केनो है अंडमान द्वीप में? बैरन और एक बैरन आइलैंड था या बैरन वॉल्केनो था, एक और कौन सा था? नारकोंडम। नारकोंडम और बैरन में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। अंडमान निकोबार की कैपिटल किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान के नीचे कौन सा द्वीप है? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, फिर लिटिल, फिर कार निकोबार, मिडिल या लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? कोको तो सबसे ऊपर होगा। चलिए, अंडमान निकोबार में यहां तक नोट कर लिए सैडल पीक। इसके बाद में अंडमान में सिर्फ 6 नाम नोट करिएगा, ठीक है, ये बाकी के हट चुके हैं। ये 6 के अलावा नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट यूटी है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में
ये 3 पहले से थे, एक चौथा ऐड हुआ है, ठीक है, काजिंग नेशनल पार्क। अंडमान एंड निकोबार के बाद में नेक्स्ट यूटी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क। इसके बाद में सेकंड है दाचीगाम नेशनल पार्क। उसके बाद में ये तीसरा छोड़ दीजिएगा, तीसरा लद्दाख का है। चौथा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यहां पे नोट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, सावधानी से नोट करिएगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ये सब जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। ये 1, 2 और ये चौथा जो है इसको मिलाकर के 3 हो गए, और चौथा जो है वो काजिंग नेशनल पार्क, ये चौथा ऐड हुआ है जम्मू कश्मीर यूटी में। और उसके अलावा लद्दाख में एक है जो कि हेमिस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, हेमिस नेशनल पार्क। इसके साथ ही आपके पूरे 106 नेशनल पार्क कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको बस ऐड कर लीजिएगा। नेशनल पार्क वाले टॉपिक के साथ में कुछ और पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट करें। सभी ने यहां तक नोट कर लिया। लद्दाख में एकमात्र है हेमिस नेशनल पार्क। इसके बाद में नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं, मिसलिनियस पॉइंट्स है, इसको बस ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 नेशनल पार्क हैं। प्रश्न पूछा जाता है किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, कौन से राज्य में होंगे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 11वां कौन सा ऐड हुआ है? कूनी नहीं है, कूनो नेशनल पार्क ये ऐड हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस, जो सबसे लास्ट में आपने नोट किया है। हेमिस किस जगह पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज्यादा एरिया, नेशनल पार्क का सबसे ज्यादा एरिया, नहीं, वो तो एकमात्र अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल नेशनल पार्क के हिसाब से देखें तो, अदरवाइज सभी नेशनल पार्क को मिला दें, सभी का एरिया मिला दें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बड़ा एरिया कवर करता है नेशनल पार्क। इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष आया था? 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य घोषित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई 2023 की स्थिति में या जुलाई 2023 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जुलाई 2023 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तैरता उद्यान या फ्लोटिंग पार्क। इसी में आगे लिखिएगा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क या फ्लोटिंग पार्क में एक सिंगी हिरण ब्रैकेट में लिख लीजिएगा संगई। संगई या कहीं कहीं पे संगाई भी मिलता है, संगई या इसी को डांसिंग डियर भी कहा जाता है। डांसिंग डियर पाया जाता है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में एक सिंगी हिरण कॉमा या स्लैश करके संगई या स्लैश करके डांसिंग डियर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भीतरकनिका। भीतरकनिका प्रवासी कछुओं के लिए, भीतरकनिका प्रवासी कछुओं के लिए विख्यात है। प्रवासी कछुओं के लिए विख्यात है। ठीक है, इसके इमेजेस वगैरह मैं ऐड नहीं कर पाया, अदरवाइज आपको दिखेगा कि ये जो पूरा एरिया है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के आसपास का, समुद्र से लगा हुआ जितना भी सी बीच है, जितना भी बीच वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे लाखों की तादाद में क्या करते हैं, जो कछुए होते हैं वो अपने अंडे वहाँ पे रेत में दबा के रख करके चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद वहाँ से जो छोटे छोटे कछुए निकलते हैं, पूरे बीच में कछुओं के बच्चे ही दिखाई देते हैं। एक सीजन होता है जब उनके नेस्टिंग का सीजन होता है, तो वहाँ पे पूरे बीच पर लोगों का आवाजाही मना कर दिया जाता है। वहाँ पे कछुओं के बच्चे जो है वो अपने आप अंडों से निकल करके और समुद्र की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, बांदीपुर ब्रैकेट में नागरहोल, बांदीपुर ब्रैकेट में नागरहोल हाथियों के संरक्षण के लिए विख्यात है। ये सब ऐसे फैक्ट हैं, वन लाइनर फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हाथियों के लिए विख्यात हैं या हाथियों के संरक्षण के लिए विख्यात हैं। बांदीपुर ब्रैकेट में नागरहोल किस राज्य में है? कर्नाटक। बांदीपुर नागरहोल हाथियों के संरक्षण के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट, घाना या ब्रैकेट में केवला देवी। घाना ब्रैकेट में केवला देवी किस राज्य में है? राजस्थान। घाना ब्रैकेट में केवला देवी साइबेरियन सारस के लिए विख्यात है। साइबेरियन सारस प्रवास करके यहाँ पे आते हैं कुछ समय के लिए। घाना या केवला देवी साइबेरियन सारस के लिए विख्यात है। साइबेरियन सारस के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफेद शेर के लिए विख्यात है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफेद शेर के लिए विख्यात है।
नेक्स्ट पॉइंट है, जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। किसका? जिम कॉर्बेट वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। उसके बाद में जैसे नाम चेंज करने की पूरी एक मुहिम चल गई है, चाहे राज्यों का, जिलों का, मोहल्लों का, रास्तों का, तो किसी भी जगह का नाम चेंज कर सकते हैं, सरकार के ऊपर है। हाँ, किस्मत है कि आप लोगों का नाम या लोगों का नाम पकड़ के चेंज नहीं कर रहे हैं। चलिए, नेशनल पार्क के बारे में लगभग इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब आपने नोट कर लिए। उसके बाद में थोड़ा सा 3-4 लाइन 5 लाइन का स्पेस छोड़ के रखिएगा। फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा प्रश्न आता है जो इसमें कवर नहीं किया गया तो बस उसको एक लाइन में वहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। देवनागरी में भी इसको बायोस्फीयर रिजर्व करके नोट कर लीजिए। ठीक, जैसा कि मैंने क्लास के इंट्रोडक्शन के टाइम ही बताया था कि किसी भी जगह को नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के पीछे क्या रीज़न है, तो प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो नेचुरल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व इससे थोड़ा सा और आगे जाकर के क्या करता है, इसमें ये 3 लेयर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पे क्या किया गया कि इसको 3 भागों में इस तरीके से बांट दिया जाता है। इसको पूरा सर्कल मान के चलेंगे ना आप। ये जो एक सबसे अंदर का है इसको कहा जाता है कोर एरिया। ठीक है, किसी भी जगह को अगर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है तो मान के चलिए वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन, लोगों का आवागमन, लोगों के टूरिज्म वहां पे परमिटेड रहेगा, पर लिमिटेड एरिया में। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पूरा एरिया 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। जो सबसे पहला अंदर का होता है इसको कहा जाता है कोर जोन। उसके बाद में जो है वो सेकंड वाला ये फर्स्ट, उसके बाद में जो सेकंड वाला एरिया है इसको कहा जाता है बफर जोन, और ये जो थर्ड वाला इसको कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, इसको एक एक करके नोट करेंगे। इसमें कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये PDF क्योंकि मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ क्या याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा काम आ सकता है वो है ये इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले एक लाइन में इसको नोट कर लीजिएगा, कोर एरिया या कोर क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में या 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है कोर क्षेत्र। इसमें एक कीवर्ड ऐड कर लीजिएगा डैश करके, सबसे संरक्षित क्षेत्र। सबसे संरक्षित क्षेत्र। और दूसरा पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिएगा सामान्य प्रवेश वर्जित। कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके घूम के आ जाए ऐसा नहीं हो सकता, परमिटेड या लिमिटेड वहां पे अलाउ किया जाता है, लिमिटेड तरीके से। सामान्य प्रवेश वर्जित, ये 2 कीवर्ड बस ऐड कर लीजिएगा वहां पे। कोर क्षेत्र सबसे संरक्षित क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा जंगली जीवों के पाए जाने की संभावना है, और दूसरा यहां पे सामान्य प्रवेश वर्जित होता है। कौन प्रवेश कर सकते हैं, तो जो सरकारी कर्मचारी है जो वहाँ पे जीव जंतुओं की देखभाल के लिए है। सपोज किसी लायन को, किसी एलिफेंट को चोट लग गया है, उनका ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में जो सेकंड एरिया है बफर जोन, सेकंड एरिया है बफर जोन, जो सेकंड लेयर है बफर जोन। पहला कीवर्ड है इसमें कोर क्षेत्र के चारों ओर, कोर क्षेत्र का बाहरी एरिया, कोर क्षेत्र के चारों ओर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा, यहां पर तुलनात्मक रूप से कम प्रतिबंध, कॉमा करके या डैश करके एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, तुलनात्मक रूप से कम प्रतिबंध।
इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? लिमिटेड पर्यटन, मछली पकड़ना, जानवरों को चलाने के लिए ले जाना, ये सब काम वहाँ पे किए जा सकते हैं बफर जोन में, तुलनात्मक रूप से कम प्रतिबंध। और सबसे बाहरी एरिया, जो सबसे लास्ट लेयर है, इसको कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन। पहला कीवर्ड है सबसे बाहरी हिस्सा, और दूसरा कीवर्ड है सामान्य प्रयोग। सामान्य प्रयोग, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ये जो चीज़ है वो काम का है। कौन कौन से लेयर्स होते हैं? तो सबसे अंदर जो है उसको कोर जोन माना जाता है, उसके बाद में बफर जोन, और तीसरा है संक्रमण जोन। अब कितना एरिया को कोर बनाएंगे, कितना एरिया को बफर बनाएंगे, कितना को ट्रांजिशन जोन बनाएंगे, ये सब सरकार के ऊपर और वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों, वनों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग राज्यों में। उसके बाद में हेडिंग डाल दीजिएगा भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, और बस इसको एक सीक्वेंस में ऐड कर लीजिएगा। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें भी पहले क्या करेंगे? राज्य, पहले राज्य का नाम और उसके बाद में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। हो सकता है किसी राज्य में एक से ज़्यादा है, उसको भी एक ही लाइन में ऐड कर लीजिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व, वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इसको सबसे पहले उसी स्ट्रक्चर में नोट करेंगे जैसे पहले हम नोट कर रहे थे, राज्य और उसके बाद में डैश करके कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। हिमाचल प्रदेश कोल्ड डेजर्ट, सेकंड है उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में, इसको इस नाम को आप चाहें तो पुराना नाम जो कि आप हमेशा याद रखते हो, कंचनजंगा, ये तिब्बती प्रोनाउंसिएशन है उसका, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे कंचनजंगा, सिक्किम। अरुणाचल में दिहांग दिबांग, असम में यहाँ पे मानस है, डिब्रू सैखोवा है, मेघालय में नोकरेक, मध्य प्रदेश में पन्ना और पंचमढ़ी, अचानक मार अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है। इसको इसी स्ट्रक्चर में नोट करते चले जाएंगे। विजुअल नहीं है क्या? चलिए आधा आधा करके नोट कर लीजिएगा। दोनों के बीच में स्थित है, दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। अचानक मार छत्तीसगढ़ का एरिया है, अमरकंटक मध्य प्रदेश वाला एरिया है। यहाँ तक हो जाएगा तो बताएंगे ना।
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में ही होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गोवा में स्थित है, इसको कुछ मिसलेनियस पॉइंट के तौर पे आगे नोट कर लेंगे। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। यहाँ तक हो गया। नीलगिरी भारत का सबसे पहला, कच्छ भारत का सबसे बड़ा। छत्तीसगढ़ में कौन सा था पहले बायोस्फीयर रिजर्व? कांगेर घाटी, अब वर्तमान में इसको हटा दिया गया है, ठीक है। भारत में कुल 18 हैं अभी, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और आपके टाइगर रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व या क्रोकोडाइल रिजर्व, इनको एक बार चेक कर लीजिएगा पहले। रामसार साइट्स, इनमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। रामसार साइट्स तो काफ़ी ऐड होते हैं हर साल, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। बायोस्फीयर रिजर्व 18 है लंबे समय से। यहाँ तक नोट हो जाएगा, उसके बाद में कुछ मिसलिनियस पॉइंट है, इसको बस ऐड कर लेंगे। हो गया। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जो शायद आपने अगर यहाँ कहीं पे नोट भी किया है तो उसको स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोगों ने नोट नहीं किया होगा वो आगे इसमें पॉइंट ऐड करते चलेगा। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ गुजरात में। सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना मध्य प्रदेश में। सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना, ब्रैकेट में 2011। सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना 2011 में इसको घोषित किया गया। सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना। ठीक, ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद में ये मैप आपको मिल जाएगा, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा टाइगर रिजर्व। भारत में टाइगर रिजर्व, भारत में टाइगर रिजर्व, बाघ अभयारण्य। बाघ अभयारण्य, इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, बाघ अभयारण्य या टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में।
इसके अलावा यहाँ पे बाघों के संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण है, एक केंद्र सरकार की एक संस्था है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक, ये पूरा प्रोजेक्ट को हैंडल करने का काम करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से नए जगहों को हम बाघ संरक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा बाघ, लगभग दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि भारत में एक सिंपल सा क्वेश्चन कभी भी आपको पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य, बाघ संरक्षण क्षेत्र हैं। तो इसका टोटल नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। अभी वर्तमान में कुछ जगहों पे, कुछ सोर्सेस में आपको 53 मिलेगा और कुछ सोर्सेस में आपको 54 मिलेगा। 54 एग्जैक्ट फिगर हो चुका है, अभी वर्तमान में जो कुल संख्या है 54 हो चुकी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना। बाघ अभयारण्य आपने हेडिंग डाला होगा, उसमें सबसे पहला पॉइंट प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1 अप्रैल 1973 को की गई। 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय एजेंसी, बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय एजेंसी डैश करके ये नाम नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय एजेंसी डैश करके NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक, और इसके बाद में ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भारत में सबसे अच्छा, एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, विश्व के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। विश्व के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। विश्व के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। अलग अलग टाइम पे ये डाटा चेंज होता है और वर्तमान में लगभग इसका जो टोटल नंबर है 3000 से भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, 3000 एक समय पे लगभग ये 1400 के आसपास था। अभी इसका संरक्षण अलग अलग समय पे प्रोजेक्ट चला के 3000 के आसपास देश में बाघों की संख्या हो चुकी है। ठीक, चलिए अभी जो वर्तमान में जो 54 नाम है इसको भी आप इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, राज्य और डैश करके सिर्फ उस बाघ अभयारण्य का नाम। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये एक ही नाम है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग, नामदफा और पक्के। अरुणाचल प्रदेश डैश 3 नाम है यहाँ पे, कामलांग, कौमा, नामदफा, कौमा, पक्के और पक्के। पक्का हुआ, पक्के टाइगर रिजर्व। उसके बाद में असम। असम में काजीरंगा, काजीरंगा, कौमा, मानस, कौमा, नामेरी, नामेरी, कौमा, ओरांग। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। नेक्स्ट राज्य है बिहार। इनमें से कई नाम आप नेशनल पार्क में पढ़ चुके होंगे, कई नाम आप बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद में है बिहार। बिहार में वाल्मीकि,
बिहार में वाल्मीकि। फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में डैश करके अचानक मार, कॉमा इंद्रावती, कॉमा सीता नदी उदंती। अचानक मार, इंद्रावती, फिर सीता नदी उदंती, कॉमा एक और नाम है वहां पे नोट कर लीजिएगा, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, ठीक है। ये 4 टाइगर रिजर्व हैं भारत में, छत्तीसगढ़ में। चौथा यहाँ पे नाम ऐड नहीं है, चौथा नाम ऐड कर लीजिएगा, गुरु घासीदास। ब्रैकेट में 2021, गुरु घासीदास 2021, ठीक है। ये लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट 2022 में 2022 या हाँ 2022 में ही एक जगह यूपी में एक जगह पे बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, झारखंड, झारखंड में है पलामू, झारखंड में पलामू। नेक्स्ट कर्नाटक में, कर्नाटक डैश करके बांदीपुर, बांदीपुर, कॉमा भद्रा, कॉमा बिलीगिरी, बिलीगिरी रंगनाथा, बिलीगिरी रंगनाथा। नेक्स्ट है जो नाम एग्जाम में पूछा जाता है, आप चाहें तो ये पूरा नाम नोट कर लीजिएगा, पर अंसी के नाम से इसको पूछा जाता है, ठीक है। डांडेली अंसी, कर्नाटक में नेक्स्ट नाम है दांडेली अंसी, अंसी के नाम से पूछा जाता है इसको। अंसी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में, दांदेली अंसी। नेक्स्ट कॉमा करके नागरहोल, नागरहोल, ठीक। उसके बाद में है केरल, केरल में पराम्बिकुलम, कॉमा पेरियार, केरल में पराम्बिकुलम, कॉमा पेरियार। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क के नाम पे ही काफ़ी सारे नाम पढ़ चुके हैं आप। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बांधवगढ़, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कॉमा कान्हा, बांधवगढ़, कान्हा, कॉमा पन्ना, कॉमा पेंच, कॉमा संजय, संजय गांधी के नाम पर संजय, कॉमा सतपुड़ा, ठीक। इतने जो टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे पहला है बोर, बोर जो आप लोग महसूस कर रहे होंगे। फिर है मेलघाट, मेलघाट, फिर नवेगांव, नावेगांव। उसके बाद में पेंच, पेंच मध्य प्रदेश में पढ़ा था हमने, कॉमा सह्याद्री, सह्याद्री, कॉमा ताडोबा, ताडोबा यहां से देख के लिख लीजिएगा, ताडोबा 32 नंबर पे है, ताडोबा, ताडोबा टाइगर रिजर्व, ठीक।
नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व। मिजोरम में एक नाम है दंपा, दंपा, DAMPA, दंपा। नेक्स्ट उड़ीसा में, उड़ीसा में सतकोसिया, सतकोसिया, सिमलीपाल, सतकोसिया फिर सिमलीपाल। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, या सिर्फ मुकुंदरा नाम नोट कर लीजिएगा, राजस्थान में मुकुंदरा। नेक्स्ट रामगढ़, राजस्थान में ही मुकुंदरा कौमा रामगढ़ कौमा रणथंबोर कौमा सरिस्का, सरिस्का। मुकुंदरा, रामगढ़, रणथंबोर, सरिस्का। नेक्स्ट है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में अन्नामलाई, तमिलनाडु में अन्नामलाई, पर्वत के नाम में हमने पढ़ा था, तमिलनाडु में अन्नामलाई। इसके बाद में कलक्कड़, तमिलनाडु में ही कलक्कड़। नेक्स्ट मुदुमलई, तमिलनाडु में ही नेक्स्ट है मुदुमलई। नेक्स्ट है सत्यमंगलम, सत्यमंगलम। नेक्स्ट है मेघामलई, 44 नंबर पर जो नाम पूछा जाता है, जिस नाम से पूछा जाता है, मेघामलई। एक है मुदुमलई 42 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, मुदुमलई, और 44 नंबर पर मेघामलई। ये दोनों ही तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना, तेलंगाना में सबसे पहला है अमराबाद, अमराबाद कौमा कवल, अमराबाद कौमा कवल। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है दूधवा कौमा पीलीभीत, पीलीभीत कौमा रानीपुर। ये सबसे लेटेस्ट है, रानीपुर ब्रैकेट में 2022। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, ठीक है। उसके नीचे जो ब्लू में दिख रहा है बफर जोन, वो उसको छोड़ दीजिएगा, रानीपुर के अंदर ही वो बफर जोन में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है उत्तराखंड में, रानीपुर जो है सबसे लेटेस्ट है, 2022 ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजा जी। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट कौमा राजा जी। और लास्ट है वेस्ट बंगाल में बुक्सा, पश्चिम बंगाल में बुक्सा। और लास्ट है, सबसे लास्ट है आपका 54 नंबर पर सुंदरबन, सुंदरबन, सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। वैसे आपको याद होगा बुक्सा और सुंदरबन, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये भारत में जो वर्तमान 54 बाघ अभ्यारण्य है, इनकी पूरी सूची हो गई है। इनमें से बस फटाफट कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा अटेम्प्ट करने का। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। काजीरंगा कहाँ पे है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, अभी मैंने बताया था, गोवा में। राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। नागरहोल, नागरहोल कर्नाटक,
बांदीपुर, अच्छा टाइगर वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इसी में नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वैसे इस प्रश्न को पूछने का कोई तर्क नहीं दिखता है, पर ये एक आंसर लिया है नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। भीतरकनिका डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में। सबसे ज़्यादा वन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा, मैंग्रोव, वेस्ट बंगाल में। फूलों की घाटी बस इसी स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। नोट में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, जो प्रश्न पूछा गया है पर इनमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इनमें शामिल नहीं किया गया था। नोट कीजिएगा, वुड स्टॉक, वुड लिखते हैं लकड़ी वाला, वैसा ही वुड, व में छोटा ऊ की मात्रा, डमरू का ड, वुड, और स्टॉक लिखते हैं इंग्लिश में, जो सामान भरा रहता है उसको स्टॉक, वैसा ही वुड स्टॉक अंतरराष्ट्रीय विद्यालय, वुड स्टॉक अंतरराष्ट्रीय विद्यालय मसूरी में स्थित है। वुड स्टॉक अंतरराष्ट्रीय विद्यालय मसूरी में स्थित है। नेशनल पार्क का लिस्ट निकालिए। तो नेशनल पार्क वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आइएगा। नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नाम नोट किया आपने? हिमाचल प्रदेश में ना, जिसने पूरे नाम नोट किए दिखाओ, कॉपी। सभी नाम नोट किए थे हिमाचल प्रदेश में? अच्छा ठीक। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? हाँ, हेमिस कहाँ पे है? लद्दाख में। जिम कॉर्बेट, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम केरल में। सबसे नया अच्छा ये कौन सा है वो भी? सबसे नया टाइगर रिजर्व अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में रानीपुर। ठीक है, जो नहीं नोट किए हैं वहीं पे ऐड कर लीजिएगा। रानीपुर 2022। और छत्तीसगढ़ में जो था गुरु घासीदास 2021 में। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।